नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी एनसीईआरटी नोट्स की रामबाण सीरीज के अंदर इस वीडियो के अंदर कक्षा 12th हिस्ट्री बुक पार्ट 3 में अध्याय संख्या 11 की बात करेंगे, जिसमें आपके अध्याय का नाम है विद्रोही और राज। इससे पहले अपने आपके अध्याय संख्या 10 के साथ साथ भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 जो पुस्तक है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ लिया है और उसके नोट्स भी आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट में मेरी वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी वो चर्चा बता देता हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करने। तो आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले आपको एक दो चीज़ करनी होगी। अब जैसे डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, डायरेक्ट आपको ये वीडियो मिला है। तो इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अपने भारतीय इतिहास के कुछ विषय करके टोटल ये 3 किताबें हैं, ठीक है ना, 3 बुक्स है। ये 3 बुक्स है, यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ये 3 किताबें हैं, ठीक है। इन तीनों किताबों को 12वीं के इतिहास के अंदर शामिल किया गया है। अब उनमें मैंने फिलहाल भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 जैसे ये यहाँ रहा, भाग 2 ये यहाँ रहा और भाग 3 अभी यहाँ पे चल रहा है। तो भाग 1 और भाग 2 जो है इनको अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये अपने पूर्ण हो चुकी है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप इस तरीके से ये लक्ष्मण धारा का जो यूट्यूब चैनल, इसमें जाओगे, सब्सक्राइब करना है, होम, वीडियो, शॉर्ट और प्ले लिस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्ले लिस्ट पे जाओगे तो आपको इन दोनों किताबों के यानी भाग 1 और भाग 2 के आपको दोनों के वीडियो देखने को मिल जाएंगे, यानी ये भाग 1 और ये भाग 2, ठीक है ना। यहाँ इसमें ये पार्ट 2 चेंज करना पड़ेगा, क्लास हिस्ट्री 12, ये ठीक है। तो ये जो है वो आपके भाग 2 की किताब है और ये जो है वो भाग 1 की किताब है, ठीक है ना। आपको ये पूरी के पूरी वीडियो इसमें दिए हुए आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको पीडीएफ के लिए क्या करना है, या तो इन वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाता है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर इस तरीके से सर्च कर दीजिए LAXMANTSARA.com। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने मेरे वेबसाइट का पेज ओपन होगा। आपको शॉप के बटन पे क्लिक करना है और अगर आप मोबाइल में ओपन करोगे तो यहाँ आपके 3 डॉट करके दिखाई देंगे गूगल क्रोम में, उसके ऊपर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइज वाला जो बॉक्स आएगा ना उसके ऊपर ऐसे टिक कर लेना, ताकि पूरी वेबसाइट डेस्कटॉप साइज की हो जाएगी, तो आपको आराम से चीज़ें देखने को मिलेगी। शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में अभी यहाँ पे फिलहाल भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के नोट्स दिए हुए और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के नोट्स दिए हुए। जैसे ही अपने भाग ये 3 कंप्लीट पढ़ लेंगे तो नोट्स और जो एमसीक्यू की पीडीएफ है वो मैं आपके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सिंपल सा है, आप जैसे इस शॉप पे क्लिक करोगे और उसके बाद में आपके सामने कैटेगरी ओपन होगी, अलग अलग कैटेगरी, एक खाली नोट्स की होगी, दूसरी खाली एमसीक्यू की होगी, तीसरी जो है वो आपके होगी नोट्स प्लस एमसीक्यू की। नाम मात्र की प्राइस है 10-10 रुपये रखी हुई है और इसकी जो रेट है वो दोनों के साथ में है वो लगभग 25 रुपये के आसपास की रेट रखी गई है। कोई ज़्यादा इतनी है नहीं कि हैवी कॉस्ट पड़ रहा है। आप एक बार डाउनलोड करके देखिए, आप पढ़ के देखिए, बहुत शानदार मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार तरीके से बनाई हुई है। साथ ही आपको ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगी एमसीक्यू की, जो मैं पीपीटी मोड में जो आपको पढ़ाता हूँ ना, पीपीटी टाइप वो वाली, तो यहाँ आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो आपके प्रिंट निकालने के ये काम की नहीं है, आप केवल मोबाइल में देख कर पढ़ सकते हैं। बाकी ये जितने भी नोट्स पेड वाले हैं इनको आप बढ़िया अच्छे तरीके से प्रिंट निकाल सकते हो, क्योंकि वो प्रिंट फॉर्मेट में ही उनको बनाया गया है। तो ये तो थी आपको जानकारी पिछले अध्याय वाली। अब चलिए अपन इसकी कर लेते हैं शुरुआत। तो ठीक है, आवाज़ वगैरह बिल्कुल टकाटक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्ट अपन आ जाते हैं अपने 11वें पार्ट के ऊपर। तो ओके कितना जूम करें ताकि अपने बढ़िया सा दिख जाए। ओके चलो, दिख रहा, बढ़िया, अच्छे तरीके से दिख रहा है। सबसे ऊपर चले जाते हैं, चलो भाई, यस, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस एकदम टकाटक है और मैं इसको कर लेता हूँ पूरा डेस्कटॉप स्क्रीन पे। और पाठ का नाम है विद्रोही और राज, यानी 1857 का जो आंदोलन है उसके कुछ व्याख्यान देखेंगे, ठीक है। अध्याय संख्या 11 है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 है, ठीक है। और ये पीडीएफ जो आपको जैसी दिख रही है वैसी की वैसी पीडीएफ आपको नोट्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला टॉपिक है 1857 का विद्रोह। अब एक एक चीज देखते हैं। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अधिकारियों या अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कब की बात है? बात है 29 मार्च की। कब की बात है भाई साहब? बात जो है वो है आपके 29 मार्च की। 29 मार्च 1857 की बात है। आदमी का नाम है मंगल पांडे, सिपाही का नाम क्या है? मंगल पांडे।
अब मंगल पांडे का दिमाग खराब हो गया, किसी के थप्पड़ वप्पड़ लगा दी होगी, यानी यह क्या कहा गया है कि बैरकपुर में अपने अधिकारियों या अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। यानी 29 मार्च को 1857 को मंगल पांडे जो भारतीय सिपाही है, उनका किसी अफसर के साथ में कोई बहसबाजी हो गई थी और इसी 29 मार्च के दिन उनको फांसी पे लटका दिया गया। अब युवा गर्म खून था, किसी के 2-3 लपड़ जड़ दी होगी, अंग्रेज ज्यादा गबगब कर रहा था तो टेक दी भोगने में कि ले भाई, और उसकी वजह से अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, अपने अधिकारियों के साथ में बदतमीजी करने या हमला करने के आरोप में फांसी पे लटका दिया मंगल पांडे को। डेट याद रखनी है, 29 मार्च 1857। कुछ दिनों बाद मेरठ में तनाव, कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। तो सबसे पहले बैरकपुर से मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 में फांसी पे लटकाने की वजह के बाद थोड़ा बहुत जो तनाव उत्पन्न होता है वो मेरठ में उत्पन्न होता है। यानी मेरठ में तनाव उत्पन्न हुआ और जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने नए कारतूसों के साथ में फौजी अभ्यास जो है उससे करने से मना कर दिया। आपको पता है जो फौजी जो सेना होती है वो युद्ध अभ्यास करती रहती है, यानी वो नए नए तरीके अपना करके अपने आप को फिट रखने के लिए अभ्यास करते रहते, ताकि कभी भी कोई भी हमला होए तो वो मतलब वो दूसरे के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो इन लोगों ने मना कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। अब ये क्या लेप बड़ा मामला था वो अपना आगे बढ़िया डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों या अधिकारियों का हुक्म न मानने के कारण इस आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई। अब देखो, मार्च, अप्रैल और मई की डेट याद रखनी है। कौन सी डेट? मई, 9 मई 1857। 9 मई 1857 को क्या हुआ, 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से हटा दिया। 85 सिपाही जो थे उनको नौकरी से हटा दिया। क्यों हटा दिया? कि उन्होंने अपने अफसरों का, जो उनके ऊपर अधिकारी थे, उनको नहीं माना। अब आपको पता, आर्मी में एक रूल होता है, अपने ऊपरी जो सिपाही है, जो अपने ऊपर जो अधिकारी है, उसकी बात माननी होती है, लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी। हुक्म नहीं मानने के कारण इन 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाला 10-10 साल की सजा सुना दी। और ये 9 मई की बात थी और 10 मई के अंदर आपको पता विद्रोह की शुरुआत होगी। जैसे देखो, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के प्रकोप के साथ विद्रोह की शुरुआत हुई। तो आगे आपको डेट याद रखनी है, 10 मई। 10 मई 1857 को जो है वो अपना विद्रोह शुरू हो जाता है। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो आपको अभी तक 2 से 3 डेट आपको मद्देनजर रखनी है। अपन बढ़िया अच्छी तरीके से देखते हैं। 29 मार्च 1857 को सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अधिकारियों और अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद में आपको 9 मई 1857 के अंदर याद रखना है, 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाला और अपने अधिकारियों का हुक्म नहीं मानने के कारण इनको 10-10 साल की सजा सुनाई। अब इन्होंने इनका हुक्म क्यों नहीं माना? क्योंकि जो नए कारतूस लाए गए थे उनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया हुआ था। और इसी 10 साल वाले आरोप के बाद जस्ट 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का बिगुल बज जाता है। स्थानीय प्रशासन को संभालने के बाद आसपास के गांव के लोगों के साथ सिपाहियों ने दिल्ली तक मार्च किया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह का समर्थन चाहते थे। सिपाही लाल किले में आए और मांग की सम्राट उन्हें अपना आशीर्वाद दे, और बहादुर शाह के पास उनके समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो ये थी पूरी की पूरी स्टार्टिंग। अब मेरठ में बगावत किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले मेरठ में हुई है। जैसे देखो यहाँ अपन ने ऊपर देखा कि 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का प्रकोप शुरू हुआ था। तो सबसे पहले मेरठ में शुरुआत होती है। तो किस तरीके से होते हैं, एक एक बिंदु को देखते हैं। ठीक है, मेरठ में मंगल पांडे की मृत्यु के बाद विद्रोह शांत नहीं हुआ। अब ये जो मंगल पांडे है, इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुई थी? मंगल पांडे को फांसी पे कब लटकाया गया था? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। 10 मई 1857 को दोपहर में मेरठ की छावनी में उपस्थित सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। आपको पता है मई के महीने में, अभी मई चल रहा है ना, मई चल रहा है ना, अभी मई के महीने में दोपहर में आपको पता है कड़क की धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और उस टाइम यहाँ के सिपाहियों ने धूप यानी दोपहर के टाइम के तावड़े का आनंद लेते हुए, उसका फायदा उठाते हुए 10 मई 1857 ईस्वी को दोपहर में मेरठ की छावनी में उपस्थित सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया।
और अंग्रेज सारे सो रहे थे, अंग्रेज अफसर सारे अपनी जो कोठरियां बनी हुई थी उसमें सो रहे थे, और इधर से दुम दाम गोलियां दा धड़ाधड़ हो गई सब। भारतीय सैनिकों ने भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना ने इस विद्रोह की शुरुआत की। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये जो 1857 की क्रांति का जो भी मैटर शुरू हुआ था, ये सबसे पहले कौन सी सेना ने किया था? तो पैदल सेना ने। सबसे पहले पैदल सेना से इसकी शुरुआत हुई थी, और पैदल सेना के बाद में ये जल्द ही घुड़सवार फौज भी इसमें शामिल हो गई। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें सबसे पहले पैदल सेना ने विद्रोह की शुरुआत की थी, उसके बाद में घुड़सवार जो फौज थी वो भी इसमें शामिल हो गई। धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे मेरठ में फैल गया। सिपाहियों ने सबसे पहले शस्त्रागार यानी हथियार रखने और गोला बारूद रखने वाली जगह पर कब्जा किया, ताकि वो विद्रोह के लिए जरूरी शस्त्र इकट्ठा कर सके। धीरे धीरे शहर के आसपास के लोग भी विद्रोह में शामिल होते गए, क्योंकि सबको लगा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, क्या है अपने इधर एक डायलॉग है ना, चलती गंगा में हाथ धो लेना, यानी अपने पाप उतार लेना। अब सब लोग उस समय अंग्रेजों से परेशान थे, उन्होंने सोचा कि अंग्रेज जा रहा दो भोगने में पिटेगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के बंगलों पर हमला किया, परंतु सारे हमला किया और बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया और उनके बंगलों को लूट लिया। सभी सरकारी इमारतों जैसे रिकॉर्ड, दफ्तर, डाक खाने, सरकारी खजाने, अदालतें आदि को लूटा गया और अंत में इनको तबाह कर दिया गया। तो इस तरीके से आपके मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को दोपहर में मेरठ की छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह की शुरुआत की थी। विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले पैदल सैनिकों ने की, उसके बाद में आपके घुड़सवार फौज इसमें शामिल हुई और धीरे धीरे विद्रोह पूरे मेरठ में फैल गया। मेरठ के जितने भी सिपाही थे, उन्होंने जो शस्त्रागार बने हुए थे उनको अपने कब्जे में लिया, उनके अंदर जितने भी हथियार थे वो सारे अपने जो सिपाही थे उनमें बांट दिए। बाद में विद्रोह के अंदर जो आम जनता थी वो भी शामिल हो गई और उन्होंने खूब अंग्रेजों के बंगलों को लूटा, उनके जितने भी दफ्तर थे उनको लूटा और अंत में उनको तबाह कर दिया या फिर जला के नष्ट कर दिया। यहाँ से पूरा मैटर होने के बाद आपके जितने भी ये सैनिक है ये दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। अब इन्होंने मेरठ में तो पूरी बैंड बजा दी, मेरठ में बैंड बजाने के बाद में ये क्या करते हैं, दिल्ली की ओर निकलते हैं और दिल्ली में कैसे बगावत होती है वो अपन देखते हैं। सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पे सवार होकर 11 मई 1857 को तड़के दिल्ली के लाल किले की फाटक पर पहुंच गया। अब 10 मई को आपके वहां हो गई, बहुत ज्यादा पतला हो गया, 10 मई को तो आपके वहां पे जो है वो युद्ध हो गया था। 10 मई 1857 को मेरठ में मजेदार तरीके से क्रांति की शुरुआत हो गई। अगली सुबह 11 मई 1857 ईस्वी को तड़के दिल्ली के लाल किले की फाटक पर आपके सिपाहियों का जत्था घोड़े पे सवार होकर पहुंच जाता है। रमजान का महीना था, रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर नमाज पढ़कर और सहरी, सहरी का मतलब होता है रोजे के दिन में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर ही उठे थे। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल हाकड़ा बेगा थका ये लोग वहां पहुंच गए थे। हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं हाकड़ा बेगो, मतलब सूर्य उदय के टाइम का जो समय होता है उसको बोलते हैं हाकड़ा, ठीक है। लेकिन सहरी जो होता है वो रोजे के दिन का भोजन होता है, सूर्य उगने से पहले किया जाता है। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क अंदर घुस गए। यानी शिष्टाचार का मतलब है कि आपको बादशाह के दरबार में जाने के लिए कुछ वो परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने शिष्टाचार का पालन किया ही नहीं, बेधड़क अंदर घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह जफर के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह उस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। अब यहाँ सिपाहियों ने बड़े मजेदार टॉपिक लिया, पता है उन्होंने मेरठ में तो पूरी बैंड बजा दी। मेरठ के बाद में उन्होंने कहा कि अपन चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में जो आपके बादशाह है इनकी भी हालत बहुत खराब कर रखी थी अंग्रेजों ने। अब इसकी हालत मतलब बादशाह की हालत कैसी खराब हुई थी, इसकी सबसे मस्त जानकारी जो है वो आपके 8th क्लास की हिस्ट्री में दी हुई है कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों ने बादशाह को अपने कब्जे में किया था, बादशाह को किस तरीके से निचोड़ा था। तो इसलिए मैं आपको ये सारी जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से बादशाह के साथ में क्या घटना हुई थी वो मैं आपको 8th क्लास की हिस्ट्री में बताऊंगा। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पहुँच गए और कहा बादशाह से मिलना है, और बादशाह के सामने गए, पूरी बात बताई कि भाई साहब मजू कर दियो मैं। और बादशाह को कहा कि अब आपका सपोर्ट चाहिए। बादशाह को भी लगा यार इधर अंग्रेजों से ही परेशान है, अंग्रेज रोजना फालतू परेशान करते हैं और अपने पास बच्चा कुछ है नहीं, सब कुछ अंग्रेज हैंडल कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही जिंदा लाश हूँ। तो उसने सोचा क्या पता ये इतने छोरे आए हैं भाई युद्ध करके अंग्रेजों को मार के आए, क्या पता वापस अंग्रेज भाग जाए और मेरा शासन स्थापित कर दे।
और इन जो लोग क्रांतिकारी थे इन्होंने बादशाह को विश्वास भी दिलाया था, बादशाह ते टेंशन मतलब थे अपन सपोर्ट है को बाकी मैं अंग्रेजों को खात्मा कर दे, लेकिन मजो उल्टो हो गया। ठीक है, बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी और उन्होंने देश भर के मुख्यालयों और संस्थाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। जैसे ये खबर फैली तो दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और बहादुर शाह ने अपना समर्थन दे दिया। हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम में कुछ छावनियों ने विद्रोह के स्तर तेजी से होने लगे, यानी बहुत जगह विद्रोह होने शुरू हो गए। विद्रोह में आम लोगों के शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर अमीर में विद्रोह के गुस्से का अमीर जो है वो विद्रोह के गुस्से का शिकार बने। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर लूट लिए गए और तबाह कर दिए गए और इसका पता दिल्ली और उर्दू के अखबारों से हमारे को पता चलता है। साथ ही मैंने इधर साइड में जो है वो आपकी थोड़ी सी डिटेल को ऐड किया है, तो मैं इसको भी आपके पढ़ के सुना लेता हूँ। ये बादशाह वाली पूरी डिटेल है। ये पूरी डिटेल है कि किस तरीके से क्या हुआ था कि 10 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरठ में जो छावनी है वहां पे सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों की पैदल सेना से हुई थी, जो जल्दी घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर के आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों को निशाना साधा गोरों पर निशाना साधा। उनके बंगलों के साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर जैसे जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सारी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन को काट दी गई। अंधेरा परसते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पे सवार होकर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। एक जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर उठे थे। शहरी यानी रोजे के दिन सूर्योदय का पहले का भोजन खाकर उठे ही थे। उन्हें फाटक पर हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार करके आए हैं, क्योंकि हमें गाय और सूअर की चर्बी के लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तब तक सिपाही का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए, लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए ही बिना बेधड़क अंग्रेजों के दिल्ली के किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। सिपाहियों से घिरे बादशाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई सहारा था नहीं। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता है। और यहाँ आपके जो चित्र दिख रहा है वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से बेचारे थके हुए, हारे हुए, मायूस इंसान दिख रहे हैं। और ये है बादशाह जफर। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तरीके से दिल्ली में गए, बादशाह के सामने बात रखी और बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, अगर अपन जीत गए तो फिर से शासन करेंगे, वैसे मरना तो है ही, क्योंकि बूढ़े थे, उम्र तो हो चुकी थी पूरी। बादशाह ने सोचा कम से कम अंग्रेजों से तो पीटा छूटे। अब अगर अपन देखते हैं आगे का जो टॉपिक है वो है आपका, ये इधर और चित्र बता देता हूँ मैं आपको। इस तरीके से ये क्रांतिकारियों का शुरुआत हुआ था। और ये देखो भाई साहब मार रहे हैं, ठग रहे हैं, भाला दे धड़ाधड़ दे धनाधन, और मान लो बड्डो उबो तलवार ले परो है, कोई बंदूकों से मार रहे हैं। मेरे को हिस्ट्री के चित्र देखने में बड़े मजे आते हैं, यूं कल्पना करने की कोशिश किया करो आप। आगे देखते हैं विद्रोह के कारण। अब विद्रोह के बहुत सारे कारण रहे हैं, एक एक कारण को अपन देखते हैं। तात्कालिक कारण जो था आपको अलग अलग पूछे जाते हैं प्रश्नों के अंदर। विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? तो तात्कालिक जो कारण था वो गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस था। पहले अंग्रेज सेना में ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग किया जाता था, जो परंतु वो राइफल बहुत ज्यादा पुरानी थी, इसलिए उसको चेंज करना पड़ा। यह वह काल था जब नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग सर्वप्रथम हो रहा था, जिसके कारतूस पर चर्बी लगी होती थी। सैनिकों को इन कारतूसों के प्रयोग के समय दांत से रेफर काटकर लोड करना पड़ता था। जनवरी 1857 में यह सूचना कारतूसों की बंगाल सेना तक पहुंची। दमदम तोपखाने में कार्यरत एक खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही को बताया कि कारतूस में प्रयुक्त चर्बी सूअर व गाय की है। इस सूचना के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ही नाराज होकर के कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर देते हैं।
सर्वप्रथम कलकत्ता से 22 किलोमीटर दूर बैरकपुर में बंगाल सेना की टुकड़ी ने इनकार किया। उसके पश्चात कलकत्ता से 180 किलोमीटर दूर बहरामपुर सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इन कारतूसों के पीछे मान्यता यह थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म को भ्रष्ट करके ईसाई बनाना चाहते हैं। मोटी माटी बात यही है कि सबसे पहली जो तात्कालिक कारणों की बात करूं तो तात्कालिक कारणों के अंदर पहला जो कारण था वो था गाय और सूअर की चर्बी। अब हुआ क्या आपको पता है? हुआ ये था कि गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस लाए गए थे। सबसे पहले एक बंदूक चलती थी, उस बंदूक का नाम क्या था आपको पता है? ब्राउन बेस राइफल। जो इस तरीके से हुआ करती, ये जो है ना, ये ब्राउन बेस राइफल होती थी। अब इस ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग करते थे लोग, लेकिन ये बहुत ही पुरानी हो गई थी। अब इसकी जगह नई राइफल लाई गई और उस नई राइफल का नाम था एनीफील्ड राइफल। ये इस तरीके वाली। अब इस एनीफील्ड राइफल में होता यह था कि इसमें एक कारतूस डाला जाता था, जो एक इस तरीके से, आगे मैं बताऊंगा, उसमें पैक होता था। उसको मुंह से फाड़ करके उसके अंदर लोड करना होता था। और जनवरी 1857 में यह कहीं से सूचना मिली कि ये जो कारतूस है, इसके ऊपर की जो खोल बनी होती है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता, गाय हिंदू धर्म के लिए मानी जाती है। दूसरी जो है वो, उसकी बात करूं, सूअर की, तो वो मुस्लिम धर्म के लिए उनके धर्म भ्रष्ट करने से संबंधित है। तो इस तरीके से जो भारतीय सैनिक थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। इस वजह से वहाँ पे एक मोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी और इन लोगों ने ये एनीफील्ड राइफल और ब्राउन बेस राइफल जो थी, इनको प्रयोग करने से मना कर दिया था। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको चित्र दिखाया है चर्बी वाला कारतूस। ठीक है। यहाँ इस तरीके से ये होता था, इसके अंदर पूरा वो भरा हुआ होता था और ये इसको मुंह से यहाँ से फाड़ना होता था। इसे मुंह से फाड़ के फिर ये जैसे देखो, सिपाही अपने दांतों से कारतूस के कोने को नोच कर निकालता है। फिर वो बंदूक की नली में बारूद डालता है। फिर गोली को जब कारतूस से लपेटा, जिसके कारण वो नली बराबर जम जाती है। अब फिर इसके अंदर डाला जाता है। फिर ये ऐसे की जाती है और फिर इसको छोड़ा जाता है। तो मेन प्रॉब्लम इनको यहाँ होती थी, ये जो तोड़ते थे ना मुंह से। अब ये कहते भाई साहब, गाय और सूअर की चर्बी है तो हम तोड़ेंगे नहीं। तो ये जो था पहला आपका तात्कालिक कारण था। उसके बाद में आगे बात करूं आर्थिक कारणों की, तो राजस्व नीति, हस्तशिल्प उद्योग का पतन, व्यापारिक नीति, भारतीय धन का निर्गम, जमींदारों का अत्याचार। इस तरह अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया। आरसी दत्त के अनुसार रेतवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत भीखमंगों जैसी हो गई थी। शिल्पियों व दस्तकारों को बेरोजगार बना दिया था। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया था। जमींदारियां समाप्त हो गई थी। देश का धन बाहर जाने लगा था और इस तरह व्यापक आर्थिक असंतोष शासन के खिलाफ विद्रोह पैदा कर देता है। तो ये दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक कारण। तत्कालिक कारण की बात करूं मैं आपके, तो तत्कालिक कारण के अंदर आपके गाय और सूअर की चर्बी वाला होगा। आगे बात करें राजनीतिक कारण की, तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है डलहौजी एंड वेलीजिली की विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों ने हड़प नीति को लागू किया और साथ ही साथ दत्तकता को अवैध घोषित किया गया। हड़प और दत्तकता का मतलब क्या है कि हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया कि कोई भी शासक जिसकी स्वयं की कोई संतान नहीं है, तो वो किसी भी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकता और उसकी मृत्यु होने के बाद जो उसकी जो रियासत है, उसका अगला कोई वंश नहीं होगा और वो सीधी सीधी अंग्रेजों के कब्जे में चली जाएगी। तो ये एक प्रकार से हड़पने की बात ही हो गई ना। तो ये है हड़प नीति। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता है, इसलिए जो राजा है बहुत ज्यादा शादियां कर देते हैं, है ना, कि भाई किसी ने तो किसी से औलाद होगी। तो इस तरीके से वो इनका पूरा सिस्टम था कि भाई डलहौजी ने कहा कि एक नीति बना दी कि भाई साहब, अगर किसी का खुद का बेटा नहीं है तो वो दत्तक पुत्र ले ही नहीं सकता और उनकी मृत्यु के बाद में वो रियासत पूरी की पूरी चली जाएगी। उसके बाद में सहायक संधि, इसे 1798 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा शासकों से एक सहायक संधि की जाती थी। ठीक है। और उसकी कुछ शर्तें हुआ करती थी कि राजा अपनी सेना नहीं रख सकते, अंग्रेज की सेना को राजा के क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा, इस सेना का सभी खर्चा राजा के द्वारा उठाया जाएगा, अंग्रेज की आज्ञा के बिना राजा किसी से भी युद्ध या कोई संधि नहीं कर सकता। और इन सभी शर्तों की वजह से राजा की शक्ति कमजोर हो गई थी और धीरे धीरे अंग्रेज उनके क्षेत्र पर कब्जा करने लगे थे। अब बेटों ने, अंग्रेजों ने अपने राजाओं को किस तरीके से निचोड़ा है, इसकी जब अपन कल्पना करते हैं तो भाई साहब बड़ी गजब की होती है। इन्होंने एक सहायक संधि थोप दी ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब इनको सहायक संधि करने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत पड़ी, जैसे मान लो मैं अपने स्थानीय उदाहरण देकर बताता हूँ। यहाँ पे एक बालोतरा है, ये एक रियासत है, और बालोतरा के पास में पचपदरा पड़ता है, ये एक पचपदरा वाली रियासत है। अब बालोतरा का राजा मान लो मैं हूँ, ठीक है ना, मैं राजा हूँ, मैं यहाँ पे राजा हूँ, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शासन कर रही है। अब ये पचपदरा वाला है, वो मेरे के ऊपर रोजाना हमले कर रहा है।
या अगर नहीं होता था तो क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बोलती थी तू इसके ऊपर आक्रमण कर, तो मैं परेशान हो जाता था कि भाई साहब ये रोजाना रोजाना हमले कर रहा है यार, बहुत देर दे रहा है। तो एक अंग्रेज अधिकारी इधर से आता था, बोलता की कर भाई साहब हम सहायता करें क्या। तो मैं भी इधर थका आ रहा, बोलता है हाँ भाई कर दो, कि बोले हमारे पास में अत्याधुनिक बंदूक है भाई साहब, एक गोली टेकी तो ये 55 वाला तो गया काम से। तो इस राजा को ले लालच दिया जाता था, इसको कहा जाता था कि भाई साहब साइन करने पड़ेंगे एक सहायक संधि के ऊपर। अब आपको पता है अपने भारत की एक सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि ज्यादा अपने राजा जो थे वो पढ़े लिखे थे नहीं, तो इनको क्या किया जाता था, सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे, कहा कि आपको इसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, 55 वाले की खैर नहीं है। तो अंग्रेज गप साइन करने के बाद में 55 वाले की पूरी बैंड बजा देते थे। और ये जो बालोतरा वाला राजा यानी मैं हूं, मैंने एक साइन किया और साइन के अंदर सारी ये चीजें लिखी होती थी कि राजा अपनी सेना नहीं रख सकता था, अंग्रेजों के बिना राजा किसी और को नियुक्त कर नहीं सकता था, इस सेना का खर्चा भी राजा के द्वारा उठाया जाएगा। यानी इसको कहा कि हम तेरे को सेना देंगे बिल्कुल 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 बढ़िया हथियारों वाली, लेकिन सारी चीजें हमारे अनुसार होगी, तेरे अनुसार नहीं होगी। तो ऐसे मामले में मेरे पूरे निर्णय कौन ले रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने उस क्षेत्र के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब राजा जो ही बोलता है कि भाई बालोतरा वाला बोलेगा कि भाई गबागम नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, तो सीधा अंग्रेज वो लेटर बता, देख ये तूने साइन किए थे कि नहीं किए थे, देख तार आपने देख साइन करिया कौन करिया। तो बोले हाँ यार मरा तो दिया। फिर इस तरीके से उनके पंगा हो जाता था। ठीक है, मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है, बाकी कोई किसी प्रकार का किसी कोई उद्देश्य नहीं है अपना, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को जितने अच्छी तरीके से अपन समझे अपने माइंड में सेट होनी चाहिए। आगे देखते हैं, सम्राट का अपमान। बहादुर शाह के उत्तराधिकारों को लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार में बचाने का एक प्लान किया गया। अब आपको पता है सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि बहादुर शाह जफर जो थे वो अपने इनके अंतिम शासक थे, मुगलों के अंतिम शासक थे। अब मुगलों के अंतिम शासक होने के बाद में इन्होंने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम सम्राट होंगे और इनके बाद में जितनी भी संतान आएगी उनको इस दिल्ली के लाल किले में नहीं रखेंगे, उनको बाहर कुतुब मीनार के पास में बसाया जाएगा, अलग बस्ती के अंदर। और ये उद्घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में ही कर दी थी। अब इस उद्घोषणा की वजह से आपके जो बहादुर शाह जफर थे वो जफर बड़ी टेंशन में थे, भाई साहब हमारी औलाद रुके हो। तो उद्घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने की कि 1849 में कहा कि ये बहादुर शाह जफर है, जब तक जिंदा है उसके बाद में इनकी जो भी संतान आएगी उनको दिल्ली के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा, उनको कुतुब मीनार के पास में एक छोटे से स्थान पर बसाया जाएगा। इसी क्रम में 1856 में कैनिंग ने यह उद्घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी। यानी बहादुर शाह जफर जो है इनकी मृत्यु के बाद में इनको सम्राट नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना, सम्राट सिर्फ और सिर्फ लास्ट आपके बहादुर शाह जफर ही है, उसके बाद में ये पदवी आने वाली संतानें नहीं लगाएगी। और ये मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर एक शरारतपूर्ण आघात था। और ये तो भाई साहब बिल्कुल वही बात हो गई भाई साहब, बहुत बड़ा अपमान हो गया। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारतीय राजाओं व नवाबों के राज्य पेंशन तथा उपाधि छीने जाने की व्यापक राजनीति प्रतिक्रिया हुई। सेना व प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति ने भी असंतोष व क्रोध को जन्म दिया और 1857 की क्रांति के लिए एक जमीन तैयार की। तो दूसरी बात यह है कि ये सहायक संधि और सम्राट का अपमान भी कहीं ना कहीं ये कारण रहता है कि 1857 की क्रांति का कारण माना जाता है। और आपको पता है इतना सारा अपमान हो रखा था ये इतना ऑलरेडी अपमान पहले ही हो चुका था। और जैसे ही अपने मेरठ वाले क्रांतिकारी यहाँ पहुंचे तो बादशाह ने सोचा कि भाई साहब क्या पता ये क्रांतिकारी ये छोरे ये जवान छोरे हैं, क्या पता अपने को ईस्ट इंडिया कंपनी से और इन अंग्रेजों से मुक्ति दिलाते तो मजा आ जाए। और इन्हीं के साथ में जुड़ करके आपके बहादुर शाह जफर ने साइन कर लिया, कह दिया भाई साहब मैं क्रांतिकारी का नेतृत्व करता हूँ। आगे देखते हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण। ईसाई मशीनरियों में असंतोष उत्पन्न हुआ, सती प्रथा का अंत होने की वजह से भी, समुद्री पारागमन की वजह से भी हुआ था, धर्म परिवर्तन में प्रोत्साहन की वजह से हुआ था। उसके बाद में दत्तक पुत्र पाबंदी, यानी पहले जो दत्तक पुत्र की स्वीकृति की न जाए और ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास किया जाए, इस प्रकार अंग्रेजों ने हस्तक्षेप और हिंदू मुसलमान दोनों क्रोधित उठे। सती प्रथा पर रोक लगाकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन करके परंपरागत उत्तराधिकार के नियमों में संशोधन करके भारतीय सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना और उन्हें अंत में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी और 1857 की क्रांति लाने में सहयोग दिया। तो ये भी जो प्रमुख कारण है ये 1857 की क्रांति के कारण बनते हैं। उसके बाद में सैन्य कारण, सैनिकों का अपमान, सामरिक स्थलों पर अधिकार, अंग्रेज सैनिकों की पराजय, भेदभाव की नीति। अन्य कारणों की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा पेशवा बाजीराव के द्वितीय उत्तराधिकारी नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, जिस कारण वे अंग्रेजों के विरोध में आए। झांसी की रानी को दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा नहीं मिली, इस वजह से वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध में आए। संतारा और नागपुर जैसी रियासतों को जबरदस्ती अंग्रेजों
के साम्राज्य में मिला लिया गया, जिस वजह से वहाँ के शासक भी इनके विरोध में आए और अन्य क्षेत्रों में स्थित जमींदार सरदार भी अंग्रेजों के विरोध में थे, क्योंकि उनकी जबरदस्ती उनकी जमीनों को छीन लिया गया। तो इस तरीके से ये इतने सारे आपके जो कारण है वो 1857 की क्रांति के कारण बनते हैं। ओके, चलो। विद्रोह के दौरान संचार के तरीके। अब जो विद्रोह हुआ था उस समय संचार यानी एक दूसरे से कैसे संचार किया गया, तो उसके तरीकों में देखें तो विद्रोह के दौरान विभिन्न रेजिमेंटों के सिपाहियों के बीच संचार के सबूत मिले हैं। उनके दूत एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले गए। सिपाहियों या इतिहासकारों ने कहा कि पंचायतें थी और ये प्रत्येक रेजिमेंट से निकले देसी अधिकारियों से बनी हुई थी। यानी यहाँ इनकी पंचायतें होती थी जो इनके देसी अधिकारियों से बनी होती थी। इन पंचायतों द्वारा सामूहिक रूप से कुछ निर्णय लिए गए। सिपाहियों ने एक आम जीवन शैली साझा की और इनमें से कई एक ही जाति के होते थे, इसलिए एक साथ बैठकर अपना विद्रोह किया। अब नेता और अनुयायी, अब इनके कुछ नेता आते हैं जो क्रांतिकारी होते हैं, इन सब के नेता आते हैं। जब दिल्ली में अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। एक के बाद एक रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किए। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े। सर्वज्ञ पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे और उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। अब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा दिल्ली से हट गया, यानी अब जब क्रांतिकारियों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया और यहाँ से आपके जफर ने सबको आदेश दिया कि आप लोग इनका साथ दीजिए, तो यहीं जैसी खबर ये इनके पास पहुंची बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब के पास, तो इन्होंने कानपुर में रहते हुए कहा कि अपुन बहादुर शाह जफर का गवर्नर है और अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहा है, क्रांतिकारियों का साथ दे रहा है। तो लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए और उसके बाद में आगे लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। अब यहाँ से नवाब इनको हटाया था ना, लखनऊ वालों को, इनको हटाया तो इनका जो बेटा था इनको वापस वहाँ का नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया और उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह के सिपाहियों के साथ जा मिली और उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। विद्रोहियों की टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजी के भय को व्यक्त किया और बोला, हमारे लोग विरोधियों की संख्या में और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत से नेता सामने आए थे, जैसे उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह ने भविष्यवाणी की कि अंग्रेजों का शासन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया और वह इस बगावत के एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। उसके बाद में बात करें शाहमल की। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांवों को संगठित किया और छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के आदिवासी काश्तकार गोनू ने भी अपने आदिवासी भाइयों को इकट्ठा किया और नेतृत्व संभाला और ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये आपके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में काफ़ी अपना योगदान दिया था। और इस तरीके से अपन ने देखे कि किस तरीके से उनके नेता है वो सामने आते हैं, और नेता इसलिए सामने आए ताकि लोगों को हिम्मत मिले। एक लीडर जो होता है, लीडर का एक पार्टी के लिए या कोई भी चीज़ होती है, सेना हो या कोई भी क्षेत्र होता हो, एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ अन्य अन्य लीडर आपके सामने आए और 1857 की क्रांति को अच्छे से लड़ा। अफवाहें और भविष्यवाणी। अब जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय बहुत सारी अफवाहें और भविष्यवाणियां होने लगी। तो ये किस तरीके से थी, तो एक एक करके देखते हैं। देखो, जानकारी अच्छी लग रही है आपको तो सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, मैं चीज़ें कर्मानुसार करने की कोशिश करता हूँ और आप जुड़े रहें। आपको सारी की सारी चीज़ों जो हैं वो कर्मानुसार मिलेगी। सब एनसीईआरटी की आपको पीडीएफ है वो पूरी की पूरी कर्मानुसार मिलेगी और पीडीएफ्स के लिंक जो है आपके कमेंट सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं, आप आराम से वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले भविष्यवाणी क्या की गई, एनीफील्ड राइफल और कारतूस। एक ये अफवाह है, मतलब अंग्रेजों ने कहा, ये जो एनीफील्ड वाली जो मैटर हुआ था ना पूरा, इसके अंदर एक अंग्रेज अधिकारी कहता है
कि एक अंग्रेज अधिकारी के अनुसार इस अफवाह की शुरुआत दमदम स्थित कारखाने से हुई या शस्त्रागार से हुई, जहां शस्त्र रखने की जगह हुई थी। यहाँ पर एक नीची जाति के व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा गया, यानी एक नीची जाति के व्यक्ति बैठा था, दूसरा ब्राह्मण बैठा था, इसने इसको कहा कि मेरे को पानी पिला। तो उस समय उस ब्राह्मण सिपाही ने नीच जाति के व्यक्ति को पानी पिलाने से मना कर दिया, उस नीची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाने से मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वह नीची जाति वाले व्यक्ति को उसके लोटे से पानी पिलाएगा तो उसका लोटा अपवित्र हो जाएगा। जब उस ब्राह्मण सिपाही ने ऊंच नीची सिपाही ने उस नीची जाति के व्यक्ति को पवित्रता की बात कहकर पानी पिलाने से मना किया, तो उस नीची जाति वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम भी गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खींचना पड़ेगा। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से ये अफवाह फैली थी। अंग्रेज कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये गाय और सूअर की चर्बी वाला ये सिर्फ गप ही है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अंग्रेज कह रहा है ये बात एक्चुअली निकली कहाँ से कि ये जो कारखाना है, दमदम स्थित जो कारखाना है, इसमें एक व्यक्ति था नीची जाति का, एक और व्यक्ति था जो ऊंची जाति का था, ब्राह्मण था। दोनों बैठे थे, उसने नीची जाति वाले ने कहा ए बैठा पानी पिलावन, तो ऊंची जाति वाले ब्राह्मण ने कहा ए है आपे लोटो दो को नहीं, आपे लोटो दियो तो अपना लोटो अपवित्र हो जाए। तो उसने गप टेक दी कि ए डोपा के तू पवित्रता की बात करता है, ठाको ने अब बार सब भ्रष्ट होने वाला है। उसने कहा क्यों, वो कैसे, तेरे को मालूम नहीं है रे बाबा, अभी गाय और सूअर की चर्बी इसके अंदर मिलाई हुई है और अपने जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट होने वाले हैं। तो यहीं से ही इस अफवाह की शुरुआत होती है। उसके बाद में एक अफवाह और थी कि आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाया गया। उस दौर में एक अफवाह फैली थी कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे के अंदर गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो भारत में स्थित लोगों का धर्म भ्रष्ट कर सके, और अफवाह के बाद कई क्षेत्रों में अनेक लोगों ने आटा खाने से मना कर दिया। अब स्थिति ये फैल गई कि कहा गया कि आटे और जो आटा है ना उसके अंदर गाय और सूअर की हड्डियों का चारा मिलाया गया। ठीक है, हड्डियों का चारा मिलाया, मतलब वो हड्डियों का जो होता है ना उनको पीस करके चूरा मिला दिया गया है, उसकी वजह से यहाँ के लोगों ने आटा खाने से ही मना कर दिया। उसके बाद में इस तरीके की एक भविष्यवाणी की गई कि 100 साल बाद शासन की समाप्ति, प्लासी की जंग के बाद एक भविष्यवाणी की गई कि प्लासी की जंग जैसे ही 100 साल पूरी हो जाएगी, अंग्रेजी शासन यहाँ से समाप्त हो जाएगा, देश आज़ाद हो जाएगा। और इसी भविष्यवाणी के कारण यहाँ पे विद्रोह पल लेता है और 23 जून 1857 को अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। इस तरीके की भविष्यवाणी अभी होने लगी कि भाई 100 साल पूरा हो जी, 100 साल पूरा होती मजो हो जी। अपने यहाँ पे कहानी होती है ना कि आदमी जिंदा कहाँ तक रहता है, 100 साल तक रहेगा, उसके बाद में नहीं। तो इन लोगों ने भी यहाँ पे कल्पना टेक दी कि भाई 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद आज 1857 है, लगभग 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 100 साल कंप्लीट होते ही मजो हो जाए। उसके बाद में सामूहिक रसोई, अंग्रेजों द्वारा सामूहिक रसोई की व्यवस्था की गई, लेकिन अपने यहाँ सैनिक जो थे सभी अलग अलग तबके के थे, तो खाना खाना एक ही रसोई में बनाया जाता था, परंतु भारत में जातिवाद होने का कारण कई लोग इससे नाराज हो गए। तो ये भी कई सारी बातें थी। नोट 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती थी। गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। जिस एनीफील्ड राइफल के इस्तेमाल को शुरू किया था उसमें ही चिकने कारतूस वाले ये कारतूस का उपयोग किया जाता था, जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। और 1857 के विद्रोह के दौरान यहाँ का ब्रिटिश जनरल जो था वो आपका कैनिंग था। तो इस तरीके से ये हुई थी पूरी घटनाएं। ये है आपका गवर्नर जनरल हार्डिंग, ठीक है ना, ये वही है मैन फसाद की जड़। इसने क्या किया था देखो, गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने सैनिक साजो सामान का आधुनिकीकरण किया था। मतलब इसने कहा कि भाई साहब ये जो जितनी भी बंदूकें इन सबको पुरानी वालों को फेंक दो, और इसने एनीफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया था, जिसके अंदर एक चिकना कारतूस होता था और उसके अंदर गाय और सूअर की सर भी लगी होती थी। बस यहीं से ही मैन जड़ प्रसाद शुरू होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस व्यक्ति ने सैनिक जो थी साजो सामान जो था उसको आधुनिकीकरण का प्रयास किया, तो हार्डिंग। इधर ये वही क्षेत्र है जिनके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। तो यहाँ देखो आप ठेठ पेशावर से लेकर के इधर सिंध और इधर आपके ये पूरा इधर पूर्वी क्षेत्र से लेकर के पूरे दक्षिणी क्षेत्र तक आपके ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ये पूरी की पूरी सीमाएं थी। अपन राजस्थान वाले बचे हुए हैं, राजस्थान में इतना ज्यादा कुछ था नहीं है ना, बाकी सब जगह अंग्रेजों ने पूरा कब्जा कर रखा है। इधर देर धूल मिट्टी रेत, ये शायद ये अजमेर वाला क्षेत्र है ना,
अजमेर में नसीराबाद छावनी अपने 1857 की क्रांति होती है ना, ये यहाँ पे बस सिर्फ यहाँ ही अंग्रेज थे, बाकी हमारे इधर बाड़मेर में थे ही नहीं। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा बस मजा करो, इधर अंग्रेज आए ही नहीं। चलो आगे, अवध में विद्रोह। अब अवध में किस तरीके से क्या विद्रोह होता है, तो मैंने इसमें टॉपिक वही लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई बीच में से स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। आप किताब ओपन करके देख लेना, पॉइंट टू पॉइंट चला हुआ हूँ मैं, ठीक है ना। किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये नोट्स देख रहे हैं ना वही काफ़ी है। कोई आपका साथी बाहर कक्षा में पढ़ता है, उसको भी नोट्स चाहिए ना, वो भी आराम से इनको देख सकता है। आगे अवध में किस तरीके से विद्रोह होता है, तो देखो साथियों एक एक करके देखते हैं। अवध में विद्रोह की क्या डिटेल रहती है। अवध में डिटेल ये रहती है कि अवध में 1851 के अंदर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में क्या कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा। गिलास फल एक फल होता है, ठीक है ना। ये जो गिलास फल है एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, ये कब कल्पना कर लेता है, 1851 में। अवध जो है वो एक दिन हमारी झोली में आके जरूर गिरेगा। जनरल जो आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी ऐसा कहता है। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 में अवध के ऊपर ये जो है वो संधि थोपी गई थी। अब देखो मैटर कितना लंबा है। देखो अवध को हड़पने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, और ये हड़पने का जो मामला है वो कब शुरू होता है, 1801 में शुरू होता है। यानी 1801 में अवध के ऊपर सायक संधि की गई, और 1851 में ये कहा कि भाई साहब ये जो अवध है वो हमारे मुंह में आके गिरेगा, हमारी झोली में आके गिरेगा। और 1856 में जो है वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के ऊपर एक औपचारिक घोषणा कर दी कि ये जो है वो हमारा क्षेत्र है। आप इन चीजों को समझना। 1851 में जनरल ये कहता है, 1856 में औपचारिक घोषणा होती है, लेकिन जो प्रयास जो शुरू किए गए वो प्रयास है वो आपके 1801 से शुरू किए गए। कब से शुरू किए गए, 1801 से शुरू किए गए, और अवध में यह सायक संधि सौंप दी गई। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेजी टुकड़ियों की तैनात की इजाजत दे, दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। और अंग्रेजों ने क्या कहा कि 1801 में जो संधि थोपी इसमें क्या कहा, इस संधि में कहा कि नवाब अपनी सेना है जो खत्म कर दे, ठीक है, अंग्रेजों की टुकड़ियां हैं वो तैनात की इजाजत दे, दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट्स की सलाह पर यह काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों के ऊपर निर्भर होता जा रहा था। अब आपको पता है संधि थोपी तो अंग्रेज इनको हारना ही पड़ेगा अवध के राजा को। उत्तर भारत की शान कहे जाने वाली अवध रियासत में यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए राजगद्दी से हटा दिया और कलकत्ता निष्कासित कर दिया कि वो अच्छी तरीके से शासन नहीं चला सकते। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष निकाल दिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच बात तो यह है कि वो आपके वाजिद अली शाह लोगों के दिलों में बसते थे, लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब अपने प्यारे लखनऊ से विदा हो रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे चले गए। वाह क्या गजब की बात लिखी कि भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया। देखो अवध को हड़पने के लिए इन्होंने इतने हथकंडे क्यों अपनाए वो मैंने आगे दिखाया कि अवध को कब्जा करना क्यों चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन्होंने बहुत प्रयास किए और इनका प्रयास लंबा था, लगभग कम से कम 50 साल का प्रयास था इनका। 1801 से लेकर के 1850 साल ये हो गई 57 साल का इन्होंने प्रयास किया अवध को हड़पने के लिए। इसके पीछे रीजन और क्या था, क्योंकि कपास ये जो अवध जो था अवध के अंदर कपास उत्पादन की संभावना सबसे ज्यादा थी। और अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि गृह युद्ध की जैसे ही आपके अमेरिका में शुरुआत हुई तो कपास का उत्पादन बंद हो गया और भारत में कपास उत्पादन के लिए मांग बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में इनको अवध जो था वो एक बढ़िया क्षेत्र दिख रहा था कि यहाँ कपास का उत्पादन हो सकता है। तो 1851, 1856 और 1801 की आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। और 1856 के आसपास ये घटना हुई थी। ये जो घटना है ना कि यहाँ के नवाब वजीद अली शाह को यह कहते हुए उनकी राजगद्दी से हटा करके कलकत्ता निष्कासित कर दिया कि वो अच्छी तरीके से शासन नहीं चला सकते। और इसके पीछे कारण ये निकला कि वजीद अली जो शाह है वो लोगों के लोकप्रिय शासक है ही नहीं, लेकिन सच बात तो ये थी कि वो लोगों के दिलों में राज करते थे।
जब वो लखनऊ से विदा हो रहे थे तो लोग उनके पीछे रोते हुए बिलखते हुए कानपुर तक उनके पीछे पीछे पैदल चले गए थे। वाह, क्या प्रेम था इन लोगों का। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या था? अंग्रेज भारत में केवल लाभ कमाने के लिए आए थे और उस दौर में अवध की मिट्टी नील और कपास की खेती के लिए काफी अच्छी थी, जिस वजह से अंग्रेजों ने अवध पर अधिकरण किया ताकि वहां पर नील और कपास की खेती करवाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सके और साथ ही इस क्षेत्र को उत्तरी भारत के बड़े बाजारों के रूप में विकसित किया जा सकता था और जिस वजह से अंग्रेज जो है अवध को अधिकरण करना चाहते थे। तो ये मेन जो दो आपके कारण हैं वो थे कि अंग्रेज जो है अवध के ऊपर कब्जा करे। इधर कोई पिक्चर है क्या आपको दिखाने के लिए? चले नहीं है, ओके। चले नीचे, अंग्रेज राज और अवध। अब अंग्रेजों का राज और अवध में क्या क्या घटनाएं होती है तो देखते हैं। अंग्रेजों की जबरदस्ती अवध अधिकरण के कारण अवध में स्थिति बहुत ही खराब हो गई। अंग्रेजों ने नवाब वजीद अली शाह को गद्दी से हटा दिया और नवाब को हटाए जाने के कारण दरबार में उपस्थित संगीतकार, कारीगर, बावर्ची, कर्मचारी आदि की स्थिति खराब हो गई। ठीक है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा को गद्दी से हटाए जाने के बाद दरबार को समाप्त कर दिया गया और जिस वजह से ये सभी लोग वो बेरोजगार हो गए। ये सारे के सारे आपके बेरोजगार हो गए क्योंकि जब राजा था तो ये सारे राजा के दरबार में काम करते थे, अब दरबार ही नहीं बचा तो क्या करे बेचारे। ये सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए। अंग्रेजी शासन के अंदर तालुकदारों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तालुकदार वह व्यक्ति हुआ करते थे जो मुगल शासन के दौरान किसानों से कर वसूला करते थे। अवध पर अंग्रेजों के अधिकरण के बाद इन तालुकदार को हटा दिया गया। इन सभी के किले गिरा दिए गए, इनकी सेना को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी शासन ने सोचा कि तालुकदारों को हटाकर जमीन सीधा किसानों को सौंप दी जाए, जिससे किसानों का शोषण में कमी हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन के दौरान किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई क्योंकि अंग्रेजी शासन ने किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगाया, जिसे चुका पाना किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। इस वजह से किसानों का शोषण तालुकदारों द्वारा किया जाता था। अब अंग्रेज किसान और ज्यादा शोषण करने लगे। किसानों में गुस्सा बढ़ा था। अवध के सिपाही भी अंग्रेजों के व्यवहार के कारण अंग्रेजों से उनसे नाराज थे और उन्होंने भी 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस विद्रोह में नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी तालुकदार भी इस नेतृत्व में नवाब की पत्नी के साथ शामिल हो गए। सामान्य जनता ने भी विद्रोह में भाग लिया और धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ गया। तो ध्यान रखना, यहाँ जो नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत, इन्होंने भी इस विद्रोह के अंदर भाग लिया 1857 की क्रांति के अंदर। आगे है विद्रोही क्या चाहते थे। 1857 की विद्रोह के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें अंग्रेजों दस्तावेजों से ही मिलती है। इन दस्तावेजों को अंग्रेज अफसरों द्वारा बनाया गया था। इसी वजह से इन दस्तावेजों के द्वारा अंग्रेजी लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। विद्रोहियों की मांग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। सीधी सिंपल बात है, अंग्रेज बनाएंगे तो वो अपनी बातें ही रखेंगे, इन विद्रोहियों की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। 1857 के विद्रोह में शामिल ज्यादातर विद्रोही आम लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वजह से उनके मांगों के बारे में जानकारी का अभाव है। उनसे जुड़े कुछ इश्तेहार और कुछ घोषणाएं ही उपलब्ध है जो लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई थी। इन्हीं इश्तेहारों और घोषणाओं के आधार पर विद्रोही में शामिल लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। आगे बात करें एकता की कल्पना। 1857 ईस्वी में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणा में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया गया। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा से मोहम्मद महावीर दोनों की दुआई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में ही हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा कई कोशिशें बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में स्थित बरेली के हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए 50,000 रुपए भी खर्च किए थे, लेकिन यह भी कोशिश उनकी नाकाम रही थी। तो ये आपके डेटा काम आ सकता है कि 1857 दिसंबर में अंदर अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को आपस में भड़काने के लिए कितने हजार रुपए का एडवर्टीजमेंट किया था, तो 50,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट किया था। बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता है जिनको अंग्रेजों की हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई बार विद्रोह शहर के संभ्रांत और जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गाँव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर को तोड़ फोड़ कर डाले। इससे पता चलता है कि वो ऊंच नीच को खत्म कर देना चाहते थे। आगे बात करें दमन की। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ के लोगों ने विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यानी ये देखो विद्रोह के प्रमुख केंद्र। वैसे ये मैप आपके मैंने पीडीएफ में अपलोड किया है। कटगांव, दमदम, यानी दमदम से पूरा मामला शुरू हुआ था कलकत्ता,
फिर ये बनारस, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, जबलपुर, महू, सूरत, औरंगाबाद, बम्बई, अहमदानगर, कराची, ये अपने अजमेर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली और मेरठ और सहारनपुर, अंबाला, लाहौर, यहाँ इतनी जगह विद्रोह हुआ था। यानी आग कहाँ से भड़की? दमदम से। दमदम से आग सीधी यहाँ से होते हुए अपने मजो ठेठ अठे हुए मेरठ। मेरठ से लोग गए थे दिल्ली। इस तरीके से ये प्रमुख केंद्र थे जहां पे 1857 की क्रांति के विद्रोह हुए थे। तो पीडीएफ में आपको डाले हुए ये बिंदु, तो आप आराम से देख लेना बढ़िया अच्छी तरीके से। चलो अब आगे देखते हैं। दमन। उत्तर भारत को फिर से जोड़ने के लिए ब्रिटिश ने कानून की श्रृंखला पारित की और पूरे उत्तर भारत को मार्शल लॉ के तहत रखा गया, जहां सैन्य अधिकारियों को आम ब्रिटेनियों को विद्रोह के संदिग्ध भारतीयों को दंडित करने की शक्ति दी गई। मार्शल लॉ का मतलब है सैनिक शासन, यानी जिस किसी के ऊपर शक होए सीधा पकड़ो और उसको जेल में टेक दो। ठीक है ना? क्या कहा गया कि सैन्य अधिकारियों को आम ब्रिटेनियों को विद्रोह के संदिग्ध भारतीयों को दंडित करने की अवधि। किसी के ऊपर भी शक होता है कि हाँ मेरे को लगता है इसने पंगा लिया, सीधा डालो जेल में बेटे को। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन से सुदृढ़ीकरण लाया गया और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दोहरीकरण नीति की व्यवस्था की। सितंबर के अंत ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार को अवध में बहुत कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें विशाल पैमाने पर सैन्य शक्ति का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि 1857 की क्रांति का सबसे विशाल जो विद्रोह हुआ था जिसमें आम जनता ने भी सपोर्ट किया था, तो वो था अवध। और अवध पे कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी सारा सैन्य खर्च करना पड़ा। अवध में उन्होंने जमींदार और किसानों के बीच एकता तोड़ने की कोशिश की ताकि वे अपनी जमीन वापस जमींदारों को दे सके। विद्रोही जमींदारों को खदेड़ दिया और लॉयल को पुरस्कृत किया गया। अब यहाँ पे इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाया कि जो हमारे प्रति लॉयल रहेंगे उनको पुरस्कार भी देंगे। उसके बाद में रक्षकों का अभिनंदन। अब रक्षकों का जो अभिनंदन है ये टॉपिक सीधा अंग्रेजों से संबंधित है, यानी जिन लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की उनका अभिनंदन किया गया। 1859 ईस्वी में टॉमस जॉन्स बाकर द्वारा एक चित्र बनाया गया, रिलीफ ऑफ लखनऊ, यानी लखनऊ की राहत, इस श्रेणी का एक उदाहरण है। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ को घेर डाला तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रही। 25 सितंबर को जेम्स ऑटम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटेन टुकड़ियों को एक नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना के घेरे को छुड़ाया और अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी, उत्तरजीविता और बहादुर प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता के निर्विवाद विजय की कहानी बन गया। निर्विवाद की कहानी बन गया। तो ये जो आपको ब्रिटिश ये वाला है ना, रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये चित्र आपको याद रखना है। और ये चित्र मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा, ये बताया था इसने, ये देखो, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, चित्रकार टॉमस जॉन बॉरकर के द्वारा ये चित्र बनाया गया है कि भाई साहब यहाँ अपन ने पूरा कब्जा कर लिया, आप कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। समाचार पत्र की रिपोर्ट विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से प्रभावित घटनाओं की भावनाओं को दृष्टिकोण को आकार देती है। ब्रिटेन में बदला लेने और प्रतिशोध के लिए सार्वजनिक मांगे थी। ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को, निर्दोष महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और असहाय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलाकारों ने अज्ञात और पीड़ा के अपने दृश्य प्रतिनिधि के माध्यम से इन भावनाओं को व्यक्त किया। 1859 में जोसेफ नोएल पाटन द्वारा चित्रित इन मेमोरियम में उस चिंताजनक क्षण को चित्रित किया गया जिसमें महिलाएं और बच्चे, असहाय निर्दोष व्यक्ति उस घेरे में गिर जाते हैं। प्रतीत होता है कि ये अपरिहार्य अपमान और हिंसा और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चित्रकला कल्पना को बढ़ाती है, क्रोध और रोष भड़काने की कोशिश करती है। ये पेंटिंग विद्रोहियों को हिंसक क्रूर के रूप में दर्शाती है। इस पूरे मैटर को मैं अपनी भाषा में बताऊं तो कहने का मतलब ये है कि अपने यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का वो जो पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ से आई थी ना, इंग्लैंड में, वहाँ ऐसे ऐसे चित्र बना करके फोटो प्रचारित किए जाने लगे कि भाई साहब यहाँ जो विद्रोह करने वाले लोग हैं भारत के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा हिंसक है, क्रूर है, वो बिना मतलब के विद्रोह कर रहे हैं। और उन्होंने महिलाओं और बच्चों के ऊपर ज्यादा जोर दिया ताकि ब्रिटेन के अंदर, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जहां से आई थी वहां पे ईस्ट इंडिया की पेट जमी रहे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पेट जमी रहे और वो लोग वहां से सपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको वहां जो जितने भी विद्रोही हैं उनको मार देना चाहिए, वो हमारी महिलाओं और बच्चों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। और इसके चित्र में आपको बताऊं, इधर दिए हुए ये देखो, ये इन मेमोरियम का चित्र देखो, यहाँ पे ये क्या इसने कहा कि देखो यहाँ पे ये बेचारे, ये देखो यहाँ इन्होंने बताया इन क्रांतिकारियों को, और ये सब डरे हुए सहमे हुए सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे, अपनी भाषा में लिख करके उधर इन्होंने
बहुत फोटो छापे, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम था नहीं। ऐसे नहीं कि भाई साहब एक रील बना के या फोटो लगा दे स्टेटस पे कि भाई साहब ये मामला हो रहा है, तो वहाँ चित्र बना के चिपकाने पड़ते थे। तो यहाँ इन क्रांतिकारियों को दिखाया गया है कि ये क्रूर है और ये इन लोगों को मारने आ रहे हैं। और उसके बाद में आगे एक दो और चित्र बनाए गए। यहाँ इसमें लिखा गया कि भाई साहब ये जो महिला है वो अपनी रक्षा कर रही है। इसके नीचे लिखा गया था ये जो महिला है अपने जो है अपने इज्जत की रक्षा करने के लिए ये गोली चला रही है। यानी ये इतने क्रूर थे। और यहाँ पे ये बताया गया कि ये बाइबल पढ़ रही थी, यानी अपने धर्म की किताब पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ ये लोग घुस गए और इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसने अपनी रक्षा के लिए गोली चलाई। तो इस तरीके के चित्र बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ के लोगों के दिमाग में क्या क्या चीजें भर दी थी, तो आप ये समझ सकते हैं। आगे है दिल्ली के ऊपर आक्रमण। अब वापस ये दिल्ली के ऊपर आक्रमण कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं अंग्रेज, दिल्ली को कब्जा करने के लिए। कि 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दो तरफ से आक्रमण किए थे। कौन से तरफ से आक्रमण किए थे? दो तरफ से आक्रमण किए थे। दो तरफ कौन कौन से थे? तो आपके ये जो दो तरफ थे वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आक्रमण किए जाने के जो दो दो तरफ थे, वो दो तरफ कौन कौन से थे? तो एक तो था पहली सेना की टुकड़ी आपके पंजाब की तरफ से आई थी, और दूसरी टुकड़ी जो थी वो आपके कलकत्ता की तरफ से आई थी। पंजाब और कलकत्ता दोनों की टुकड़ियां मिलकर के क्या करती है? आपके दिल्ली के ऊपर आक्रमण करती है। दोनों पक्षों के बीच एक लंबा संघर्ष चलता है, और इस संघर्ष की लड़ाई केवल फौजियों से ही नहीं बल्कि आम सामान्य जनता से भी थी। लोग भी अंग्रेजों का विरोध में उतर चुके थे। कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी इस विद्रोह में शामिल थी। और 1858 में मार्च के आते आते दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों ने पुनः अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1858 मार्च में वापस दिल्ली जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में चली गई थी। और वापस अंग्रेजों ने पता क्या क्या चित्र यहाँ पे बनाए थे अंग्रेजों ने वहां पे? ये इस तरीके के चित्र प्रचारित किए थे। देखो इस चित्र के नीचे पट्टी में लिखा गया है कि बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध। ये बंगाल का टाइगर है और ये ब्रिटिश शेर वापस आ रहा है इनकी बैंड बजाने के लिए। ठीक है, बाद में इस तरीके के चित्र भी प्रसारित किए गए। पता है बहुत ज़्यादा ये चित्र हाई, मतलब बहुत हाई लेवल का चित्र था ये। इसमें यह बताया गया कि पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया गया और तोप से उड़ा दिया गया। देखो यहाँ इतनी सारी तोपें पड़ी है, ये पूरी यहाँ तोपें रखी गई है, और यहाँ सामने जो भी थे उन सबको तोप के आगे बांध करके इनको उड़ा दिया गया। और कितना मतलब यूं एक दिखावा किया गया, इधर घोड़े वोड़े सब लगाए गए। वाह भाई वाह, गजब है। और इधर और है पेशेवर में विद्रोहियों को मृत्युदंड। और देखो यहाँ इस तरीके से ये लटकाए गए हैं लोगों को। ये जो भी इनके खिलाफ था, जब ये लोग पकड़े गए थे तो इन लोगों को पकड़ करके आपको मतलब इन सब के सामने उड़ा दिया था। और ये दहशत का प्रदर्शन किया गया। इसको जो नाम दिया गया वो था दहशत का प्रदर्शन। और उसके बाद में ये एक और चित्र था, द किल मेसी ऑफ कैनिंग का दया भाव। और इसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल बिल्कुल सही, फिर वे उसे घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बेशर्त वो एक अच्छा सिपाही बने। इसमें कहा गया कि अगर तुम अच्छा सिपाही बन जाए और वफादार सिपाही बन जाओ तो तुम्हारे को नहीं उड़ाएंगे। बढ़िया बेटे चित्र बना के मामला कर रहे हैं, सेट है। चलो ऊपर कहाँ थे अपन? हाँ यहाँ थे, दिल्ली पे आक्रमण। उसके बाद में फन फैक्ट के अंदर अपन देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो पीछे रह गई। तो फिरंगी का मतलब होता है, फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रेंक यानी फ्रांस से लिया गया है। और इसे उर्दू और हिंदू में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि के लिए भी किया जाता था। यानी उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए, पश्चिम लोगों का मतलब ये यूरोप से आए थे ना, इन लोगों को मजाक उड़ाने के लिए क्या कहा जाता था? फिरंगी। ओए फिरंगी ऐसे कहते थे, तो इनको बड़ा गुस्सा आता था। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसन की सुरक्षा का जिम्मा जो था वो भारतीय सिपाहियों पर था। और यहाँ कैप्टन हियरसन जहाँ तैनात था वहाँ पे आपकी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। और 1857 के दो विद्रोहियों की बात करें तो एक शाह मल है और एक मौलवी अब्दुल्ला शाह है। तो शाह मल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना से संबंधित है, और ये एक जाट कुटुंब से संबंधित थे, और जो 84 देश यानी 84 गाँव में फैला हुआ है। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाह मल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला जिसे न्याय भवन नाम दिया, और यहीं से ये अपने झगड़ों और जो विवाद थे उनका फैसला करते थे। और जुलाई 1857 में शाह मल का युद्ध 1857 के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो शाह मल का ध्यान रखना, और ये न्याय भवन ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति में न्याय भवन का संबंध किससे है?
तो शाह महल से। उसके बाद में मौलवी अब्दुल शाह की बात करें तो मौलवी अब्दुल शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र के अंदर ही उपदेशक बन गए। 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया। वे एक पालकी में बैठकर जाते थे, आगे लोग इनके ढोल पीछे बजाते थे और लोग पीछे चलते रहते थे और इसलिए इनको लोग बाग डंका शाह के नाम से भी कहते हैं। और 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया था। रिहा होने के बाद में इन्होंने 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों को अपना नेता चुन लिया। मतलब 22वीं इन्फेंट्री जो थी ना, इन्होंने मतलब ये इनके लीडर बन गए और उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ी को मुंह की खानी पड़ी और मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। रेजिडेंट का मतलब होता है गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता है। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। रेजिडेंस का मतलब है अंग्रेजों का प्रतिनिधि, और ये अंग्रेजों का प्रतिनिधि ऐसे रियासत के अंदर तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के अंदर इन्होंने संधि नहीं की हो। और ये रेजिडेंट क्या करता था, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके पूरी खबर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था और बाद में ये जैसे तैसे करके इनको तोड़ मड़ोड़ करके संधि करवा लेते थे। ठीक है, जानकारी समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और देख लेते। साइक संधि। साइक संधि लॉर्ड वेलेजरी द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ ये संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। क्या शर्त है कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात की जाएगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव के लिए व्यवस्था करनी होगी और सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध में हिस्सा लेगा। तो ये इतनी सारी जो बातें हैं वो साइक संधि में माननी पड़ती थी। ठीक है, इस चित्र के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके, जिसने सैन्य साधन जो है इनके अंदर आधुनिकरण किया था। ये आपके नाना साहिब है। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भागकर नेपाल चले गए और उनके भागने की जो घटना है वो काफ़ी साहस और बहादुर भरी है। इसी के साथ अपने इस चैप्टर का करते हैं दी एंड। ये आपके मैप मैंने ऐड कर दिया और काल रेखा है ये भी आप इसमें साथ साथ देख रहे हैं कि 1801 में अवध के ऊपर वेलेजली द्वारा साइक संधि थोपी गई। ये पूरी डिटेल जो आपको याद तो रखनी है, जो आपको PDF के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे इनके MCQ प्रश्नों के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपकी रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है आपके टीचर ग्रुप जो है, एजुकेशन के जो ग्रुप है उनके ऊपर शेयर करें और आपके इस छोटे भाई का जो चैनल है इसको सपोर्ट ज़रूर करें। और PDF के लिए आपको वेबसाइट दी गई है, वहाँ पे जाओ और आराम से पढ़ो। कोई भी समस्या आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, मेल ID दी हुई है, सारी सपोर्ट दी हुई है। आप आराम से मेल कर देना, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपका जवाब दूंगा।